हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। एचडीएफसी पीओ मेंस की एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है। तो एग्जाम आपका 11 मई को है। तो देखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी बैंक इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल बैंकिंग ब्रांड एंड कंसिस्टेंटली रैंकिंग अमंग द बेस्ट प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। तो अगर मैं एक खास चीज आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में बताऊं, तो चलिए सबसे पहले अगर हम इनकी सैलरीज का कंपैरिजन करें तो क्या आप जानते हैं एसबीआई चेयरमैन जो दिनेश खारा जी हैं, उनकी एनुअल सैलरी है 37 लाख। और अगर मैं आरबीआई गवर्नर की आपको सैलरी बताऊं, शक्तिकांता दास जी जो करंट आरबीआई गवर्नर है, उनकी यहां पे एनुअल सैलरी है 30 लाख। और अगर हम इन दोनों की सैलरी का कंपैरिजन करें एचडीएफसी बैंक के साथ, तो जो शशिधर जगदीशन है जो सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के, उनकी एनुअल सैलरी है 10.77 करोड़। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे गैप है, कितना। और दिनेश खारा जो एसबीआई के चेयरमैन है, वो भी एज ए स्टार्टिंग में पीओ ही ज्वाइन किए थे एसबीआई बैंक में। तो एक पीओ से कितना ज्यादा ग्रोथ है आप देखिए प्राइवेट बैंक में एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स में। और अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को हमेशा अवेल करना चाहिए। हाँ, अगर आपका बाद में चॉइस कुछ बनता है कि 4-5 चॉइसेस अगर आपके पास आ जाते हैं, अगर आप कुछ उसमें चूज करना, पिक करना चाहते हो, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। पूरा जी तोड़ मेहनत के साथ आपको इस एग्जाम में बैठना चाहिए और यहाँ इसको कोशिश करनी चाहिए क्रैक करने की। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए इस सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड पजल्स ऑफ ऑल टाइप्स जो आपके एग्जाम में आपको करने को मिल सकती हैं। तो सेशन ये बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, और ये सेशन जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल रहने वाला है। वो भी इन पजल्स को प्रैक्टिस कर लीजिए टू बूस्ट अप देयर प्रिपरेशन। तो चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो ये रहा आपके सामने। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्रैक करते हैं, पहली पजल को उड़ाते हैं। इसको क्या बोल रहा है ये, 8 पर्सन की बात कर रहा है। के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर सिटिंग इन ए रो। सब क्या बैठे हैं, 8 के 8 पर्सन एक रो में बैठे हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। कुछ यहाँ पे नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं। नॉट मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर दो नॉर्थ देख रहे हैं तो तीसरा नॉर्थ नहीं होना चाहिए, और अगर दो साउथ देख रहे हैं तो तीसरा यहाँ पे साउथ नहीं होना चाहिए पर्सन। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ डायरेक्शन आर लेस देन द पर्सन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन वाले कम होने चाहिए
नॉर्थ डायरेक्शन के कंपैरिजन में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बना देते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एग्जैक्ट पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन किसकी यहाँ पे हम भर सकते हैं। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु फेसिस नॉर्थ डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ ओ आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। एन फेसिस इन द सेम डायरेक्शन एज ओ एंड पी फेसिस साउथ डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन तो दी हैं लेकिन फिक्स पोजीशन नहीं दी, तो हमें पोजीशन देखनी है पहले। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड के एंड बोथ फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। 3 पर्सन की बात कर रहा है, देखो 3 पर्सन है सिट बिटवीन ओ एंड पी हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ ए रो। तो चलिए एक्सट्रीम एंड हमें दे दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 केस बना ही सकते हैं पी से रिलेटेड। तो पी यहाँ पे क्या बोला गया है, पी यहाँ तो हमारा पी कहाँ हो सकता है, यहाँ तो पी यहाँ हो सकता है। और अगर दूसरा केस बनाए तो दूसरी बार पी हमारा कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। और 3 पर्सन है तो पी ओ कहाँ आएगा, ओ और पी में 3 पर्सन है, तो ये आ गया ओ हमारा यहाँ पे कि 3 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी। उसके बाद एल और एन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर होने चाहिए। नाइदर एन नॉर एल सिट एट एक्सट्रीम एंड्स, ना ही एन ना ही एल, ये दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ इनको मार्क कर देते हैं कि एल और एन यहाँ पे नहीं आएंगे। कहाँ पे नहीं आएंगे, एक्सट्रीम एंड्स में। यही 2 एक्सट्रीम एंड्स हैं इस दोनों केसेस के, उन दोनों पे हमने मार्क कर दिया कि एल और एन यहाँ पे दोनों ही नहीं आएंगे। तो नाइदर एन नॉर एल सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ ए रो। क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एम बट फेसिस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। द इमीडिएट नेबर ऑफ एन आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे देखिए अब हमें किससे रिलेटेड चीजें देखनी है, ओ और पी से। बिना शॉर्ट, अगर बिना शॉर्ट इसकी फॉर्म लिखे ऐसी पजलों को भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये कोई ज़्यादा इतनी बड़ी पजल नहीं है। इसको बिना हम डायरेक्ट ही यही सिर्फ स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन ले लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तो देखना आपको शॉर्ट फॉर्म भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमें देखिए अब हमें पी या ओ को ढूंढना है। ठीक है, अब हमें पी और ओ को ढूंढना है। तो आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु फेसिस द नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमें पता है अब ओ हमने लिखा हुआ है, ओ को लगा देते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि ये कह रहा है ओ की डायरेक्शन क्या नॉर्थ है और आर इसके थर्ड टू द लेफ्ट है। तो यहाँ पे आर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे आर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ ओ आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो इमीडिएट नेबर, यहाँ पे इमीडिएट नेबर की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। और यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन होगी अपोजिट। उसके बाद एन फेसिस इन द सेम डायरेक्शन एज ओ। तो एन की डायरेक्शन भी क्या होगी, एन की डायरेक्शन भी नॉर्थ होएगी, एन की डायरेक्शन भी क्या होगी, नॉर्थ होएगी। और एन से रिलेटेड यहाँ पे लिखा था एल एंड एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के लेफ्ट में होने चाहिए। तो एल आएगा यहाँ पे और इसकी डायरेक्शन क्या होएगी, साउथ की तरफ। अब ये दोनों सेकंड टू द लेफ्ट है, एन से देखा जाए तो ये एल इसके क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट। और अगर मैं एल से देखूं तो एन क्या है इसके, सेकंड टू द लेफ्ट। तो दोनों ही एक दूसरे के सेकंड टू द लेफ्ट है। तो चलिए इनको पुट करते हैं यहाँ पे, एल और एन यहाँ पे कहाँ आ सकते हैं। एक तो ये 2 कंडीशनें हैं, एक तो ये 2 हैं एल और एन की, दूसरी क्या है, एक तो ये 2 हैं। तो 2 यहाँ पे कंडीशन है, तो दोनों कंडीशनों में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। और यहाँ पे नीचे नीचे सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये वाली। और तो यहाँ इन दोनों में तो आ नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में एल और एन को रखना नहीं है। तो एल आ गया यहाँ पे, एन आ गया यहाँ पे। एन की हमें पता है यहाँ पे क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। तो एल की क्या हो जाएगी, साउथ फेसिंग। अपोजिट इसने बोला था, और वैसे भी हमारा क्या है यहाँ पे, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से भी यही बनेगा। अब एक और केस बना देते हैं यहाँ पे, एक और केस बनाते हैं। जो हमारा पहला केस है उसका, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब थर्ड केस बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले वाले के बेसिस पे बना रहे हैं हम। आर यहाँ पे है, 2 छोड़ के ओ यहाँ पे है, और लास्ट में क्या है इसका, पी है। ठीक है, उसके बाद एक बार एल और एन कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो एक बार एल और ये आ गया एन, ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ। और दूसरी बार एल यहाँ पे और एन यहाँ पे, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी लगा देते हैं कि क्या आएगी, अपोजिट डायरेक्शन आएगी। तो इसको भी पुट कर दिया। अब उसके बाद देखिए अब किसको पुट करें, अब इनसे रिलेटेड एल और एन से रिलेटेड और है यहाँ पे कुछ। एन फेसिस सेम डायरेक्शन ओ, एंड आगे देखिए पी फेसिस साउथ डायरेक्शन। तो पी की डायरेक्शन में पता लगी क्या है, पी की डायरेक्शन साउथ। तो पी को डायरेक्शन दे देते हैं साउथ।
उसके बाद 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड के एंड बोथ फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, 2 पर्सन है क्यू और के बीच में और दोनों ही नॉर्थ फेसिंग है। और क्यू के बारे में क्या लिखा है कि ये क्या है, डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एम बट फेसिस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। क्यू के बारे में क्या है, ये एम के साथ नहीं बैठा बट बोथ फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, ये क्यू और एम की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब क्यू की डायरेक्शन हमें पता है, उसने क्या है नॉर्थ बोली है, तो एम की क्या होगी, साउथ होगी। और क्यू और के में इसने कहा है, क्यू और के में, के की भी नॉर्थ है, कितने बंदे हैं बीच में, 2 पर्सन है। तो अब पुट करते हैं यहाँ पे क्यू और के कहाँ आएगा, ऊपर देखिए क्यू और के कहीं आ रहा है, अगर मैं क्यू को यहाँ रखूंगा 2 छोड़ के कहीं नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्यू छोड़ के मतलब बीच में ही 3 है, तो ये केस हमारा क्या हो गया, पहला केस हमारा कैंसिल आउट हो गया, पहले केस क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। इस केस को कैंसिल आउट कर देते हैं। दूसरे केस में देखते हैं क्यू और के कहाँ आएगा, क्यू अगर यहाँ 3 छोड़ के फिर आगे 2, मतलब यहाँ पे भी कहीं नहीं आ रहा है, मतलब सेकंड केस भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, सेकंड केस भी हमारा फेल हो गया, यहाँ पे भी क्यू और के कहीं नहीं आया। उसके बाद लास्ट केस बचा, तीसरे केस में देखते हैं, यहाँ पे ये 2 है, मतलब क्यू और के यहाँ आ सकते हैं, क्यू और के जो है यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्यू आ सकता है, उसके लिए देखो इस यहाँ पे क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर ऑफ एन क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एम, क्यू एम के साथ नहीं आएगा, ठीक है, क्यू क्या है एम के साथ नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे, और क्यू की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। उसके बाद 2 के बाद के आएगा यहाँ पे, के की डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्थ। अब ये दोनों होगी अपोजिट डायरेक्शन, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी यहाँ पे। उसके बाद एंड बचा, अब एंड में क्या आएगा, एम आएगा, एम की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी, एम की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी। अब यहाँ पे देखो एक आर की डायरेक्शन खाली रह गई है, इसको पुट करते हैं, तो इसने स्टार्टिंग में ये क्या लिखा था कि साउथ डायरेक्शन लेस होनी चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन के, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ की डायरेक्शन कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 3 है यहाँ पे किसकी, साउथ की, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन किसको किसको दें, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 5वीं डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, 5वीं डायरेक्शन भी ये नॉर्थ की होनी चाहिए, तो साउथ की डायरेक्शन क्या होगी, कम होगी। साउथ की डायरेक्शन कितनी है, 1 2 और 3, तो 3 डायरेक्शन है यहाँ पे साउथ की, 3 डायरेक्शन है साउथ की, और नॉर्थ की कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ की। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो ये रही हमारी फाइनल अरेंजमेंट, ये रहा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और समय हो चुका है आपका स्टार्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं, करते हैं इस पजल को भी सॉल्व। तो 9 फ्रेंड्स की यहाँ बात हो रही है, मनीष, विशाल, नेहा, अनुपम, सलमान, ऋत्विक, आशा, जे एंड माही आर फिलिंग द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम वेयर दे नीड टू एंटर देयर ईयर ऑफ बर्थ। तो एक फॉर्म भर रहे हैं वो, जहाँ उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। एवरी पर्सन हैज़ ए डिफरेंट ईयर ऑफ बर्थ, तो जाहिर सी बात है सबकी यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट
ईयर होगा बर्थ का, कौन कौन से हैं 1986, 89, 90, 94, 95, 98, 99 एंड 2000, 2001, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो चलिए सबसे पहले इनके ईयर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला है 1986, उसके बाद 1989, फिर 1990, 1994, 1995, 1998, 1999 के बाद 2000 और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 2001। तो यहाँ पे आगे चलिए, नो टू पर्सन हैव द सेम ईयर ऑफ बर्थ। तो एक ईयर पर्सन का एक ही ईयर होगा यहाँ पे। ऋत्विक इज द एल्डेस्ट पर्सन, ऋत्विक एल्डेस्ट पर्सन है तो ऋत्विक यहाँ सबसे ऊपर आ जाएगा। सबसे 86 बॉर्न कौन होगा, ऋत्विक होगा। एंड आशा इज द यंगेस्ट पर्सन, तो यंगेस्ट पर्सन है तो इसका मतलब आशा कब बॉर्न हुई, 2001 में। विशाल वॉज बॉर्न इन 1995, तो विशाल कहाँ बॉर्न हुआ है, 1995 में। उसके बाद एंड मनीष वॉज बॉर्न इन 1999, तो मनीष कहाँ बॉर्न हुआ है, ये 1999 में। उसके बाद माही इज 1 ईयर ओल्डर देन आशा, तो इसका मतलब आशा का 2001 बॉर्न है तो माही बॉर्न कौन सा होगा, 2000, क्योंकि एक ही साल बड़ा उससे। एंड जे इज 3 ईयर्स यंगर देन विशाल, जे 3 साल छोटा है तो विशाल 95 है तो 3 साल छोटा है, मतलब 98 बॉर्न होगा जे। तो ये आ गया जे 1998 में। उसके बाद सलमान वाज बॉर्न इन 1989, तो सलमान आ गया यहाँ पे, सलमान बॉर्न हो गया 1989 में। अनुपम इज ओल्डर देन नेहा, तो ये अनुपम आ गया, बड़ा है अनुपम, तो अनुपम आ गया यहाँ पे। और नेहा आ गई 1994 में। तो बिल्कुल भी हलवा पजल थी, बिल्कुल ही इजी पजल थी ये सॉल्व करने वाली। तो इस तरह से पजलें भी ये जाहिर सी बात है HDFC PO में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की भी हमें प्रैक्टिस होगी। तो बहुत ही आसान पजल थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं हम एंड समय करता हूं आपका स्टार्ट। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 8 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, दीपा, विहान, सुहानी, दिव्या, मोहन, दृष्टि दृष्टि मीना एंड प्रिया। 8 फ्रेंड्स है सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 4 यहाँ पे फ्रेंड्स आर सिटिंग एट मिडल ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड रिमेनिंग 4 आर सिटिंग एट कॉर्नर्स। तो चलिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना देते हैं। तो ये रहे 4 यहाँ पे और ऑल आर फेसिंग इनसाइड द टेबल, तो सभी इनसाइड द टेबल देख रहे हैं तो वो भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये रहा कॉर्नर पे, ये बन गया हमारा स्क्वायर और हमने लगा दी 8 पोजीशनें। उसके बाद दृष्टि इज सिटिंग टू अपोजिट टू विहान हु डज नॉट सिट ऑन कॉर्नर, तो विहान भाई हमारा कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, वो कहाँ बैठेगा, मिडल साइड पे, ठीक है। तो विहान को कहाँ बिठाएं, तो यहाँ बिठा देते हैं विहान को, ठीक है। यहाँ पे बिठा देते हैं हम अपने
विहान को, तो विहान के अपोजिट इसका मतलब दृष्टि आ जाएगी यहाँ पे। दृष्टि कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों से रिलेटेड देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा है, दीपा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ विहान। दीपा कहाँ बैठी है, इमीडिएट राइट ऑफ विहान के, तो दीपा कहाँ आ गई, यहाँ पे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज राइट चलता है जब इनसाइड द सेंटर डायरेक्शन हो, तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो दीपा आ गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली वन फ्रेंड इज सिट बिटवीन दृष्टि एंड दिव्या। सिर्फ एक फ्रेंड है दृष्टि और दिव्या के बीच में, तो दिव्या देखो कहाँ, दो कंडीशनें बन रही हैं यहाँ पे, एक तो या तो दिव्या यहाँ आ सकती है और या तो दिव्या यहाँ आ सकती है। तो पहले एक को चेक करते हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड देखते हैं और इन्फॉर्मेशन कि कौन सी कैंसिल होती है। तो पहले एक दिव्या को चेक करते हैं, मोहन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ दिव्या। अब यहाँ देखो मोहन ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ मोहन यहीं आएगा, तो मोहन को पहले यहाँ पुट करके देखते हैं, ये आ गया मोहन यहाँ पे। और उसके बाद मोहन जो इमीडिएट नेबर है दिव्या का, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मीना। सेकंड टू द राइट ऑफ मीना, इसका मतलब मीना यहाँ आनी चाहिए दीपा की जगह, लेकिन नहीं आ सकती क्योंकि दीपा की पोजीशन फिक्स है, तो इसका मतलब मोहन और दिव्या ये दोनों ही यहाँ पे नहीं आएंगे, इनको यहाँ से क्या करते हैं, कैंसल। तो ये हो गया बाहर, तो एक केस हमारा ऐसे ही बाहर हो गया, तो इसका मतलब असली पोजीशन क्या है दिव्या की, इस साइड होएगी, और मोहन इसका इमीडिएट नेबर है। तो मोहन को कहाँ रखूँ मैं, अगर मैं मोहन को देखो यहाँ रखूंगा, अगर मोहन को नीचे रखूंगा तो मीना दीपा की जगह फिर आ जाएगी। तो मीना कहाँ जाएगी, कि उसने क्या कहा है, जो सेकंड टू द राइट ऑफ मीना है, नहीं यहाँ नहीं आएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, तो मोहन अगर मैं नीचे रखूंगा, तो चलिए पहले इसको इनको ही पुट करके देख लेते हैं कि अगर मोहन आ गया नीचे, अगर मोहन यहाँ आ गया तो इसने क्या बोला, मोहन हु इज इमीडिएट नेबर है दिव्या का, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मीना। सेकंड टू द राइट ऑफ मीना, तो मीना आ गई यहाँ पे, मीना क्या आ गई यहाँ पे। उसके बाद इसने क्या बोला है, दिव्या इज नॉट फेसिंग मीना, तो दिव्या तो है ही नहीं, फेस करनी थी मीना को। और उसके बाद देर आर टू फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन प्रिया एंड सुहानी हु डज नॉट सिट एट मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे हमें एक पता चली, सुहानी की पोजीशन की है, कहाँ बैठेगी, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर कहाँ है यहाँ पे, यही है, कॉर्नर कहाँ है यहाँ पे, कॉर्नर तो यही है। और प्रिया आनी चाहिए, अब दो छोड़ के प्रिया यहाँ भी नहीं आ रही है, दो छोड़ के प्रिया नीचे भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, सुहानी यहाँ नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, सुहानी यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि दो का गैप है प्रिया और सुहानी में, दो फ्रेंड्स हैं बीच में। तो यहाँ देखो दिव्या आ गई एक साइड से, और दूसरी साइड से दो के बाद विहान है, इसका मतलब सुहानी यहाँ नहीं आ सकती। तो मोहन, इसका मतलब मोहन हमारा यहाँ नहीं बैठ सकता। मोहन को क्या रखते हैं, वो ऊपर वाली कंडीशन में रखते हैं। मोहन को कहाँ रखेंगे, अब एक ही कंडीशन बची, तो यहाँ रखते हैं मोहन को। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे मोहन को, तो सेकंड टू द राइट ऑफ मीना बैठा हुआ है ये, तो मीना कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो उस हिसाब से अब सुहानी कहाँ आएंगी, यहाँ पे। अब सुहानी आएगी यहाँ पे, तो दो के बाद प्रिया आ गई यहाँ पे। तो चलिए हमारा ये भी फाइनल अरेंजमेंट बन चुका है। अव्यवस्थित ढंग से जो फ्रेंड्स थे उनको हमने व्यवस्थित ढंग से उनको टेबलों के हिसाब से बिठा दिया है। तो पिछली थोड़ी सी हलवा थी, लेकिन ये उससे थोड़ी सी उससे अच्छा लेवल है ये तो, वो हलवा है तो ये थोड़ा सा जलवा है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं इस पजल को। KLMNONP आर स्टैक्ड वन अबव, एक के ऊपर एक बैठे हैं ये, द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो उसके बाद कॉमिक बुक्स हैं यहाँ पे कौन कौन सी, आर्ची हैं, एवेंजर्स, बैटमैन, बेन 10, सुपरमैन एंड टिंटिन आर प्लेस इन दिस बॉक्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ये बॉक्स बेस्ड पजल है, एक के ऊपर एक यहाँ पे स्टैक के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, ये एक ऑर्डर में बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पहली कंडीशन पढ़ते हैं, बॉक्स ओ विच कंटेन्स बेन 10 इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। तो ये किसमें है, बॉटम ऑफ द स्टैक में है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, ये 6 हैं, KLMNONP 6 है यहाँ पे। तो बॉटम पे कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है, और क्या है इस डब्बे में, बेन 10। तो ये अगर बॉटम में है तो 2 3 4 5 और 6, तो ये बन गए हमारे। उसके बाद द बॉक्स विच कंटेन सुपरमैन कॉमिक्स इज प्लेस 3 बॉक्स अबव द बॉक्स विच कंटेन्स बेन 10। तो इसको भी हम पुट कर सकते हैं कि 3 बॉक्स ऊपर क्या है, सुपरमैन है, पहला बॉक्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये। 3 बॉक्स के बाद ये क्या कह रहा है, कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, सुपरमैन। तो ये आ गया हमारा सुपरमैन 5 और 6। उसके बाद सुपरमैन आ गया यहाँ पे। अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं, वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स दैट कंटेन्स एवेंजर एंड सुपरमैन। एवेंजर और सुपरमैन में एक बॉक्स का अंतर है, एवेंजर और सुपरमैन में, नीचे भी आ सकता है एवेंजर, ऊपर भी आ सकता है। तो चलिए कंडीशन की तरह लिखते हैं उसको। ये एवेंजर, या तो देखो एवेंजर यहाँ पे भी आ सकता है, या तो देखो एवेंजर जो है यहाँ पे भी आ सकता है। देखते हैं ये कैंसिल आउट होता है उनमें से कोई एक। उसके बाद बॉक्स डैट कंटेन्स आर्ची इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स डैट कंटेन्स बैटमैन। तो बैटमैन के नीचे कह रहा है आर्ची होना चाहिए। देखो बैटमैन आर्ची या तो लगातार इकट्ठे यहाँ आ सकते हैं, या तो बैटमैन और आर्ची दोनों यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, यही हो सकता है। उसके बाद बॉक्स पी विच कंटेन्स टिंटिन इज कैप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन आर्ची। अब मैं यहीं पे अगर लिख दूंगा, अगर मैं यहीं पे बैटमैन और आर्ची को लिख दूंगा, ठीक है, अगर मैं तो इस टिंटिन की तो जगह ही नहीं बचेगी, टिंटिन की जगह नहीं बचेगी ना। इसका मतलब आर्ची और बैटमैन ऊपर आएंगे, तो ऊपर अवेंजर नहीं आ सकता, तो इसलिए अवेंजर को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारा फिक्स हो गया कि सेकंड पोजीशन में क्या आएगा, हमारा अवेंजर आएगा। तो सेकंड पे आ गया हमारा अवेंजर। उसके इसका मतलब कि आर्ची और बैटमैन ऊपर आएंगे, तो आर्ची इसने क्या कहा था, इमीडिएटली बिलो है बैटमैन के, तो ये आ गया आर्ची यहाँ पे, और ये आ गया बैटमैन। और बैटमैन के लिए और बचा क्या, अब टिंटिन, जो उसने कहा था कि नीचे आएगा, तो टिंटिन भी हमारा आ गया भाई। तो टिंटिन में क्या है, बॉक्स पी में है, टिंटिन कौन से बॉक्स में है, पी में है। उसके बाद बॉक्स एल इज कैप्ट बिलो द बॉक्स डैट कंटेन्स टिंटिन। टिंटिन के नीचे एल है, तो एल बचा यहाँ पे। उसके बाद नाइदर आर्ची नॉट सुपरमैन इज कैप्टन बॉक्स एम। आर्ची और सुपरमैन दोनों में ही क्या है, क्या कह रहा है ये, एम नहीं आएगा, तो एम आ जाएगा ऊपर। बॉक्स के इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स एन, तो के ऊपर और एन हो गया नीचे। तो ये रहा हमारा फाइनल अरेंजमेंट इस पजल का। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये पजल भी हमने सॉल्व कर लिया, बॉक्स बेस्ड पजल थी ये, सॉल्व कर लिया इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं हम। 9 पर्सन हैं यहाँ पे, JKLMNOPQNR वर्क एट डिफरेंट पोस्ट, सब अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं। क्या पोस्ट है इनकी? चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क। तो 9 पोस्ट हैं यहाँ पे। द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज द सेम एज गिवन अबव, यानी कि चेयरमैन सबसे सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है और क्लर्क यहाँ पे क्या है? जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। तो पहले इनकी सारी पोस्टें लिख लेते हैं कि सबसे ऊपर क्या आएगा यहाँ पे? चेयरमैन आएगा, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर है, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद है पीओ, और पीओ के बाद है क्लर्क। 2 2 4 2 6 और 2 8, एक कोई रहेगी हमारी। जनरल मैनेजर के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर। पीओ से पहले क्या है यहाँ पे? असिस्टेंट मैनेजर। तो असिस्टेंट मैनेजर के बाद पीओ, पहले बनोगे पीओ, फिर बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और सबसे यहाँ पे जूनियर मोस्ट है क्लर्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल इज जूनियर टू जे हु इज नॉट द चेयरमैन। जे के बारे में बात कर रहा है, एल इससे जूनियर है लेकिन जे यहाँ पे चेयरमैन नहीं है। तो जो नहीं है उसको पहले मार्क कर देते हैं कि जे चेयरमैन नहीं है। जे के बारे में क्या बोल रहा है कि जे हु इज नॉट द चेयरमैन। मोर देन 3 पर्सन आर सीनियर टू पी हु इज इमीडिएट जूनियर टू क्यू। अब मोर देन 3 कह रहा है कि मोर देन 3 है, 3 से ज्यादा, यानी कि 3 तो ये, चौथा ये, मतलब पी कहाँ आएगा? एक तो पी यहाँ आएगा, एक तो ये केस बन गया, एक तो केस ये बन गया कि पी क्या होगा? एजीएम होगा, या तो और सीनियर होएगा तो पी यहाँ पे होएगा, ये दूसरा केस बन गया। उसके बाद पी या तो एएम होगा, ये हो गया हमारा तीसरा केस, और या तो पी होगा पीओ होगा, ये हो गया हमारा एक और केस। अब मोर देन लिखा हुआ है यहाँ पे 3, तो सारे भी हो सकते हैं। तो पी कहाँ है? एंड में भी आ सकता है, तो ये हो गया पी। और ये है क्या? इमीडिएट क्या है? ये जूनियर है क्यू से, तो क्यू इसके ऊपर होएगा। ये आ गया क्यू यहाँ पे, ये क्यू यहाँ पे, ये क्यू यहाँ पे, और ये क्यू यहाँ पे। तो इस तरह से पी और क्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आ गया यहाँ पे। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, गम दुख पीड़ा कुछ नहीं होगा हमें पुट करने में। ठीक है, तो पी और क्यू को ही पुट कर दिया। मोर देन 3 पर्सन वाली केस यहाँ पे बना दिया हुआ है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू के इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू के। उसके बाद एन इज जूनियर टू पी, पी से रिलेटेड देखते हैं। एन यहाँ पे कह रहा है जूनियर है पी से। अब यहाँ पे देखो एन जूनियर कैसे आ सकता है? पी ही एंड में है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इस केस को क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एन आएगा, एक ही जगह बचती है, यहीं पे एन आएगा। और उसके बाद यहाँ पे एन क्या लिखा हुआ है? जूनियर टू पी है, बट क्लर्क नहीं है। तो चलो ये केस भी उड़ गया। एन उसने बोला क्या है? जूनियर टू पी है बट इज नॉट द क्लर्क, लेकिन क्लर्क नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तो एन सिर्फ पीओ पे ही आएगा। तो ये जो सेकंड लास्ट केस है, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये केस भी उड़ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब इसको एन कहाँ आ सकता है? एम भी हो सकता है, पीओ भी हो सकता है, और यहाँ पे बहुत है। तो एन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एन इज नॉट जूनियर टू ओ। एन यहाँ पे क्या बोला गया है? जूनियर नहीं है ओ से, मतलब सीनियर है। एन ऊपर है और ओ कहाँ है? नीचे है। ठीक है, एन ऊपर है ओ नीचे है, तो एन यहाँ पे क्लर्क तो आएगा नहीं। और पीओ पे अगर एन रखा तो क्लर्क मुझे ओ पे रखना पड़ेगा। तो ओ से रिलेटेड देखते हैं कि ओ इज जस्ट सीनियर टू आर, और भी यहाँ किसी का सीनियर है आर से, बट जूनियर टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर। लेकिन असिस्टेंट जनरल मैनेजर से क्या है? ओ के बारे में बात करें, जूनियर है, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तो नीचे ही आएगा वो। देखो एन ओ आर, तो यहाँ पे 3 ही जगहें बची हैं, तो एन ओ और आर, एन ओ आर तो यहीं आएंगे। एन ओ आर क्या होंगे? यहीं आएंगे, और कहीं तो आ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद लेस देन 4 पर्सन कह रहा है बिटवीन जे एंड के। जे और के बीच में लेस देन 4 होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो जे तो ऊपर आएगा नहीं, अगर जे यहाँ आया तो के तो या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, मतलब लेस देन 4 होने चाहिए।
तो लेस देन 4 यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहीं रखते हैं इस केस को। तो किस केस को पुट करें, इस केस को पुट करते हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू के इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू के। जितने के से सीनियर है उतने ही के से उतने सीनियर ज्यादा होने चाहिए, इज मोर देन द सीनियर ज्यादा होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे के अब ऊपर ही आ सकता है, तो मतलब नीचे तो इसके जूनियर ज्यादा हो जाएंगे, सीनियर कम हो जाएंगे। अगर मैं के को यहाँ रखूंगा तो सीनियर तो सिर्फ कितने 3 है, लेकिन जूनियर कितने ज्यादा होंगे, तो जितना मैं ऊपर जाता जाऊंगा उतने जूनियर बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये केस भी हमारा, हम के को यहाँ पे कहीं भी पुट नहीं कर सकते, तो इस केस को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ये केस भी यहाँ पे वैलिड नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, इसलिए ये केस भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, उड़ा दिया। इस केस को भी क्या कर दिया, उड़ा दिया। और ये केस भी देखो NOR 2 होने चाहिए नीचे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, तो इस केस को भी उड़ा देते हैं, इस केस की भी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हमारे पास एक ही केस बचा है, अब सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही केस बचा है। तो यहाँ पे नीचे देखो क्या आएगा, NOR तो नीचे आना ही है, एक चीज तो पता है हमें कि NO और R ये तो आना ही है। और ऊपर देखो के ऊपर आ सकता है, के ऊपर नहीं आ सकता, के भी नीचे ही आएगा, तभी तो के कहाँ आएगा, या तो के देखो मैनेजर आएगा तभी 1 2 3 4 5 उससे सीनियर होंगे और 3 जूनियर होंगे, या तो AM होगा या तो PO होगा, तो के भी नीचे ही आएगा। तो KNOR 4 जगह हैं, तो चारों हमारी ये पोजीशनें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। उसके बाद अब जे ऊपर नहीं आएगा, तो जे से पढ़ते हैं कि L इज जूनियर टू जे। अब जे यहाँ नहीं आएगा और L इससे जूनियर है, तो इसका मतलब जे यहाँ आया तभी तो L इससे जूनियर बनेगा, क्योंकि नीचे तो फिक्स हो गए 4 के 4, KNOR अब आएंगे, 4 ही हैं और KNOR ही आएंगे, तो L तो यही आया, ठीक है। हु इज नॉट द चेयरमैन, उसने क्या बोला था, जे चेयरमैन नहीं होना चाहिए, तो जे को नहीं रखा हमने, CO बनाया, तो L यही आया। अब एक बच गया, कौन बच गया, M बच गया, तो M आ गया यहाँ पे, M कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, फिर से इसको पढ़ो, लेस देन 4 पर्सन वर्क बिटवीन J एंड K, लेस देन 4 होने चाहिए, यानी कि 3 होने चाहिए, मतलब 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 1 होने चाहिए, या कोई भी ना हो, लेकिन यहाँ 3 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि LQP ये देखो तीनों इससे जूनियर है, तो इसका मतलब K कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। क्योंकि और आगे करूंगा तो 4 पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसने क्या बोला है, लेस देन 4 होने चाहिए, लेस देन 4, तो लेस देन 4 में यहाँ पे मैक्सिमम जगह कहाँ आके रुकती है, 3 पे, क्योंकि 3 आ ही रहे हैं, LQP की फिक्स पोजीशन है, तो इसका मतलब के यहीं आएगा। अगर के यहीं आएगा तो अब बचा क्या, NOR, तो NOR इस तरह आएंगे, क्योंकि हमें उनका क्रम पता है कि N सीनियर होना चाहिए O से, O सीनियर होना चाहिए R से, तो NOR इस तरह आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट निकल के आया, ये पजल यहाँ पे हो गई है सॉल्व। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड दिस इज द क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इस पजल को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि PQRSTUV
डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, यानी कि 10 लोग हैं जो लीनियर रो में बैठे हैं। ये लीनियर रो में बैठे हैं और फेसिंग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। कुछ यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं और कुछ की क्या फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल फेसिंग टूवर्ड्स द साउथर्न डायरेक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू प्राइम नंबर्स ऑफ द प्राइम नंबर सीरीज। तो प्राइम नंबर सीरीज में फर्स्ट टू प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 एंड 3, और ये यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कह रहा है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 6। तो इसका मतलब 6 यहाँ पे कौन से हैं जो क्या फेस कर रहे हैं, साउथ फेसिंग कर रहे हैं। 6 यहाँ पे साउथ फेसिंग है, तो इसका मतलब 4 यहाँ पे क्या होंगे, नॉर्थ फेसिंग होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो W इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो। W यहाँ पे एक एंड पे बैठा हुआ है, तो चलिए पहले W को एक एंड में बिठाते हैं। और भी यहाँ पे देखो W के बारे में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर हम ज्यादा इंफॉर्मेशन W की ले लेंगे तो हम उसको ज्यादा अच्छे से और फिक्स तरीके से बिठा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे W क्या बोला गया हुआ है कि एक एंड पे बैठा हुआ है। उसके बाद दूसरे बार W को क्या बोला गया है कि S सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ W एंड फेस टूवर्ड्स द नॉर्थ सेम एज Q। तो यहाँ पे S के बारे में बात हो रही है कि वो 6 बैठा हुआ है टू द लेफ्ट ऑफ W पे और सेम डायरेक्शन है उसकी Q के। और यहाँ पे देखिए V सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो एंड इज फेसिंग नॉर्थ द सेम एज W। यहाँ पे हमें W की डायरेक्शन भी पता लग गई। W की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए W की डायरेक्शन वही है जो V की डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तो W अगर नॉर्थ है और S उसके 6 टू द लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब W यहीं पे आएगा। इसका मतलब क्या, हमारा केस बच गया एक और कि W यहीं पे आएगा, तभी तो 6 टू द लेफ्ट में S आएगा। तो S को भी बिठा देते हैं इसके 6 टू द लेफ्ट में। 1 2 3 4 5 और 6 S आ गया यहाँ पे। और V भी उसने कहा है कि एक सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो है, तो V को भी एक एंड में बिठा देते हैं और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम एज W है। तो ये होगी, इसकी भी डायरेक्शन सेम होगी। इसके बाद अब देखो आगे, अब WSV से रिलेटेड हमें आगे बढ़ना है। S के बारे में देखते हैं। अब S के बारे में, क्योंकि हमने W के बाद S लगाया, और उसके बाद अब S को देखते हैं कि S से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे जिसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो S के बारे में यहाँ पे देखिए और कोई डायरेक्शन, W के बारे में यहाँ पे एक और है, देखो W एक और बार यूज हुआ, तो इसी को पकड़ते हैं। U सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। तो हम यहाँ पे U सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, इसका मतलब U यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है, U यहाँ पे आ गया। और U के बारे में बोला U सिट्स बिटवीन Q एंड Y हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। तो W का यहाँ बोल वाला है, W यहाँ पे बहुत बार आया, तो W को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे फिर से कि U सिट्स बिटवीन Q एंड Y, और Y यहाँ पे इमीडिएट नेबर है W का, तो Y आ गया यहाँ पे। और Q कहाँ आ गया, Q आ गया यहाँ पे। S और Q की डायरेक्शन हमें शुरू में पता लगी थी कि क्या है, नॉर्थ है, जो सेम एज Q है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे नॉर्थ होगी। अब ये देखो 4 इसने बोला था नॉर्थ होने चाहिए, 1 2 3 4 दिख रहे हैं सामने। इसका मतलब जो बाकी हैं वो क्या होंगे, वो साउथ फेसिंग होंगे। तो बाकी सबको साउथ फेसिंग कर देते हैं पहले ही, बाकी सबको क्या कर देते हैं, साउथ फेसिंग। ये हो गए सारे के सारे हमें पता लग गया अब क्या है, ये सारे साउथ फेसिंग है। उसके बाद P एंड Q के बारे में, हु आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। तो ये P एंड Q अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ आर इमीडिएट नेबर ऑफ R, और दोनों ही इमीडिएट नेबर है R के। तो इसका मतलब P आ जाएगा यहाँ पे और R आ जाएगा इनके बीच, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे T सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो। तो T एक एंड से यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गया, और एक जो बच गया, कौन सा बच गया, X आ गया। तो हमारी देखो पूरी की पूरी यहाँ पे अभी बीच में कुछ स्टेटमेंट्स बची हुई थी, जैसे X सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, तो X सिट इमीडिएट राइट ऑफ T है। Q सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ T, Q फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ T है, बिल्कुल है। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन R एंड T, R और T के बीच में 2 पीपल हैं, वो भी बिल्कुल है। तो देखिए कितनी स्टेटमेंट्स, पहले ही कुछ कम स्टेटमेंट से ही हमने पूरी की पूरी यहाँ पे इस पजल को फाइनल अरेंजमेंट हमने यहाँ पे बना दिया। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर हम क्लब करके इंफॉर्मेशन को ज़्यादा किसी पर्टिकुलर पे टारगेट करेंगे जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी होगी, और उसको ब्रेक डाउन करके उसकी पोजीशन लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम बहुत ही अच्छे टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से
अप्रोच से हम इस क्वेश्चन हम पजल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देर आर 6 बॉक्सेस, 6 बॉक्सेस है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एंड एफ आर स्टैक्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दी 6 बॉक्सेस हैव 6 आइटम्स, इन 6 बॉक्सेस में 6 आइटम्स है, कौन कौन सी, एफ आई जू एक्स एस टी आर जी एम एंड एच ई बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 6 बॉक्सेस है यहाँ पे, बॉक्स बेस्ड पजल है, स्टैक्ड मतलब कि एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल वे में जैसे एक दूसरे के ऊपर चीजें होती हैं वही बॉक्स बेस्ड पजल है ये। आइटम जी एम इज प्लेस्ड इन बॉक्स डी, 4 बॉक्सेस, ये देखो 4 बॉक्सेस लिखा हुआ है बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब 4 बॉक्स ये 2 ये 6 का यहाँ पे पूरा का पूरा हमें आइडिया हो गया कि 4 बॉक्सेस बीच में ए और बी के, तो मतलब 6 का पूरा हमारा बन गया चार्ट। तो अब हम देखते हैं ए और बी, अब देखो ए ऊपर भी आ सकता है और बी भी ऊपर आ सकता है, तो ए और बी से रिलेटेड यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, ये आइटम टी आर इज प्लेस इन द बॉक्स विच इज इमीडिएटली बिलो ए। अब देखो ए एंड में नहीं आ सकता है, अगर ए एंड में आया तो उसके नीचे टी आर कैसे आएगा, इसका मतलब ए यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर ए आएगा, तो बीच में हो गए 4, 2 3 4 और ये आ गया बी। अगर मैं यहाँ ए को लिखता तो इसके नीचे टी आर कैसे लिखता, इसलिए अब हमें हमारा ए केस, इसी केस में हम चलेंगे, ए को ऊपर ही रखेंगे और बी को क्या रखेंगे, नीचे ही रखेंगे, और आइटम टी आर कहाँ आएगा, बिलो ए उसने बोला, तो टी आर हमारा आ गया ये, यहाँ आ गया हमारा टी आर। अब आगे बढ़ते हैं, अब और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, बी के बारे में पढ़ते हैं कि बी के बारे में लिखा हुआ है, बॉक्स बी कंटेन्स नाइदर आइटम एच ई नॉर आइटम जू, और बी पे ना ही एच ई है ना ही जू है, बी पे कह रहा है ना ही एच ई आएगा ना ही यहाँ पे क्या आएगा, जू आएगा, तो बी पे ना ही एच ई आएगा ना ही जू आएगा। और एच ई के बारे में ई से रिलेटेड कह रहा है, इसको नहीं पढ़ेंगे अभी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हमें हमें जो चीज दी हुई है उससे रिलेटेड जिससे हमें कोई पोजीशन लगा सके, वो है ये कि 2 बॉक्सेस आर प्रेजेंट अबव द बॉक्स इन विच एफ आई इज प्लेस, यही है कि 2 बॉक्स ऊपर होने चाहिए एफ आई के, तो इसका मतलब एफ आई कहाँ आएगा, इसका मतलब एफ आई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 2 बॉक्सेस ऊपर आ गए इसके। और इसके रिलेटेड और भी चीज लिखी है कि नाइदर बॉक्स ई नॉर एफ कंटेन्स एफ आई, ना ही ई और एफ दोनों ही एफ आई में नहीं है, तो यहाँ पे ई और एफ दोनों ही नहीं है, मतलब ई भी नहीं आएगा यहाँ पे, ना यहाँ पे ई आएगा और ना यहाँ पे एफ आएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो ए में ऊपर है, बी इधर है, ठीक है, बचा सी, डी में तो उसने कहा है कि जीएम है, उसके बाद ई और एफ तो यहाँ आएगा ही नहीं, तो बचा क्या है यहाँ पे, सी बचा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ सी आएगा। उसके बाद सी से रिलेटेड पढ़ते हैं हम कि बॉक्स एफ इज नॉट प्लेस्ड
इमिडिएटली अबव और बिलो सी। तो यहाँ पे एफ के एफ ना सी के ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, मतलब एफ यहाँ पे भी नहीं आएगा, एफ यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो एफ बचा कहाँ, एफ सिर्फ यहीं बचा। उसके बाद डी, डी के साथ जी एम है, तो यहाँ पे सेकंड में भी नहीं आ सकता, इसका मतलब फोर्थ पे आएगा डी। यहाँ डी आ गया और इसके साथ पुट कर देते हैं हम जी एम, इसके साथ क्या पुट कर देते हैं जी एम। और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ई बच गया, तो यहाँ पे आ गया ई, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। और एच ई के बारे में क्या लिखा हुआ है, इज नॉट प्लेस्ड इन अ बॉक्स विच इज इमीडिएटली अबव और बिलो ई, मतलब एच ई ऊपर यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे तो वैसे ही नहीं आएगा, एफ आई है, और ऊपर भी नहीं आएगा, और एच ई देखो यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब एच ई कहाँ आएगा, सिर्फ एफ के साथ, क्योंकि बी के साथ भी उसने लिखा है एच ई नहीं आएगा, और ए के साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो ए है वो इमीडिएटली अबव ई है, तो इसका मतलब एच ई कहाँ आएगा, यहाँ पे एच ई कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जू नहीं आएगा, तो जू इसका मतलब ऊपर आएगा, तो अब बचा क्या, एक्स एस बचा, तो एक्स एस आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये बॉक्स बेस्ड पजल भी सॉल्व हो गई है। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस पजल आल्सो। एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस आर द 8 पर्सन, 8 पर्सन है यहाँ पे जो सिटिंग अराउंड है सर्कुलर टेबल। कैसे बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल के इर्द गिर्द। दीज पीपल आर प्लेइंग ए गेम, ये लोग क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। इन सच ए वे, इस तरह से कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, इनवर्ड डायरेक्शन में है 4, एंड द रिमेनिंग, तो 8 हैं तो बचे 4, वो क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो 4 यहाँ पे इनसाइड है और 4 क्या देख रहे हैं, आउटसाइड, आउटवर्ड डायरेक्शन में। नो 3 कॉन्जिक्यूटिव पीपल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर 2 इनसाइड हैं तो तीसरा इनसाइड नहीं होना चाहिए, या फिर अगर 2 आउटसाइड हैं तो तीसरा आउटसाइड नहीं देखना होना चाहिए। तो चलिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा सर्कल, और 8 बंदे हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 6 और 2 8, तो इस तरह से एक सर्कल बन गया। पी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज द पर्सन सिटिंग सेकंड टू हिज लेफ्ट। तो यहाँ पे पहले हम एक फिक्स देखते हैं, किसी की डायरेक्शन पता लगे, या कोई हमें पता है कि 1 2 3 के बाद कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमें, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में कोई बैठा हो, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, या फिर हमें देखनी चाहिए कोई हमें फिक्स डायरेक्शन दी हो, ताकि हम किसको बिठा सकें, फिक्स पोजीशन की तरफ जाना चाहिए। फिक्स पोजीशन कैसे पता लगती हैं, किसी की डायरेक्शन फिक्स दी हो, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस दिया हो, जैसे कोई लिखा होगा कि 3 पर्सन का गैप है, तो वो आमने सामने ही आएगा अगर 3 पर्सन का गैप होगा, ठीक है। या फिर लिखा होगा कि वो, अगर कोई मान लो यहाँ बैठा है पी, और बोला होगा कि वो आर जो है पी के
1 2 3 4th टू द लेफ्ट है, यानी कि 8 में अगर 4th टू द लेफ्ट बोलेगा तो वो भी आमने सामने ही आएंगे। तो ये 2-3 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि फिक्स पोजीशनें दी हुई हैं। तो चलिए अब यहाँ पे फिक्स पोजीशन की तरफ ढूंढते हैं। यहाँ पे तो एस इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। यहाँ से भी हमें डायरेक्शन ही पता लग रही है, एस इज फेसिंग द इनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से पता लग रहा है एस की डायरेक्शन इनवर्ड है, और एस यहाँ पे बार बार यूज भी हो रहा है कि यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, ठीक है। तो पहले एस को ही पुट करते हैं। तो एस यहाँ पे क्या देख रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन, तो ये रहा एस इनवर्ड की तरफ, और ये आ गया एस यहाँ पे। और उसके बाद एस के बारे में क्या लिखा हुआ है, एस इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो हमें यहाँ एन की डायरेक्शन भी पता लग गई, इस स्टेटमेंट से हमें एन की डायरेक्शन भी पता लग गई कि एन भी क्या देख रहा है, इनवर्ड की तरफ देख रहा है, और थर्ड टू द राइट है। तो राइट किस तरह से होता है यहाँ पे राइट किस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस हिसाब से एन यहाँ आया, तो हमें एन का भी पता लग गया। और एन के बारे में दिया हुआ है एन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। एन यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है, यानी कि आर इसका इमीडिएट नेबर है। या तो आर यहाँ पे आएगा, या तो आर यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से किसी एक में आएगा। और हमें एन से रिलेटेड या आर से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइदर ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज आर, यानी कि आर के और उसके इमीडिएट नेबर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो आर तो इमीडिएट नेबर है ही है एन का, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर का आउटसाइड होगा, आर यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड होगा, क्योंकि एन तो इसका इमीडिएट नेबर है। और इसने कहा है कि इमीडिएट नेबर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कि नाइदर ऑफ द इमीडिएट नेबर आर की जो फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज आर, दोनों ही इमीडिएट नेबर जो आर के होंगे उनके डायरेक्शन अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब एन अगर इनसाइड देख रहा है तो आर आउटसाइड देख रहा होगा। अब आर की हमें पता लग गई डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। तो आर के बारे में यहाँ पे एन क्या लिखा था कि एन इज सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है। तो इसका मतलब यहाँ पे आर किस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसी के लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड का लेफ्ट चलता है। तो आर आ जाएगा, यहाँ से आर को हटा देते हैं और यहाँ पे इसकी बना देते हैं फिक्स पोजीशन। तो ये आ गया आर यहाँ पे। और आर के इमीडिएट नेबर के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर के इमीडिएट नेबर के बारे में क्या लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था अभी आर के इमीडिएट नेबर के बारे में कि आर के जो इमीडिएट नेबर है फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि एन अगर इनसाइड है तो ये भी इनसाइड होगा, इसका इमीडिएट नेबर यहाँ होगा, ये भी इनसाइड होगा। तो इसको भी पुट कर दिया हमने। अब उसके बाद ओ के बारे में भी दी हुई है कि ओ इज फेसिंग द इनवर्ड डायरेक्शन, ओ भी यहाँ पे क्या कह रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन फेस कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखने को मिली कि ये देखो ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, 3 ये हो गए और चौथा ये होगा, तो 4 ही तो इसने कहा था इनसाइड है। तो इसका मतलब बाकी अब जितने भी होंगे ये सब क्या है, आउटसाइडर, ये सब क्या देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, सारे नहीं। अभी हम सबको पुट नहीं कर सकते, अभी नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें अभी ओ की एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता है। तो ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमें ओ की अभी डायरेक्शन नहीं पता है, ओ को हमने पुट नहीं किया है, लेकिन हमें ये पता है कि इनसाइड वाले अब कौन कौन से हैं, एक एन है, ठीक है, और एक ओ है, और एक हमने पहले से यहाँ पुट किया, मतलब ठीक है। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमें यहाँ पे फिक्स पोजीशन दे सके। एस से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ था कुछ कि एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस से रिलेटेड दिया हुआ है, एम यहाँ पे क्या है, इमीडिएट नेबर है एस का, और क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, और क्यू कह रहा है इमीडिएट नेबर है एम का, यानी कि एस यहाँ पे है, या तो एम और क्यू यहाँ आएगा, या तो एम और क्यू यहाँ आएगा, यही हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, ओ इमीडिएट नेबर नहीं है आर का, ओ यहाँ पे क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं आर का। तो यहाँ से ओ को कर देते हैं कैंसिल, कि यहाँ पे अब देखो यहाँ ओ नहीं आएगा, ओ भी इनसाइड ही देख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यू और एम यहाँ पे आ सकते हैं, दोनों दो जगह, या तो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस और क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ। अब ये देखो ये दो हैं, ठीक है, क्यू और एम का तो हमें पता लग गया कि ये आउटसाइड ही देखेंगे, क्योंकि ये दो हैं, हमें तो एक ओ ही है सिर्फ जो अब बचा है यहाँ पे लिखने लायक, क्योंकि 3 पोजीशन तो फिक्स है यहाँ पे एन, ओ और एस की, ठीक है। तो क्यू और एम यहाँ पे क्या होंगे, आउटसाइडर ही होंगे, क्योंकि अगर हम क्यू और एम को भी यहाँ लिख दें तो कितने होंगे, 5 हो जाएंगे ना। और क्यू और एम की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, क्या होनी चाहिए, आउटसाइड ही होनी चाहिए। तो क्यू और एम कहाँ कैसे आएगा, देखिए अब हमें क्यू और एम की डायरेक्शन पता लग गई है,
तो m से रिलेटेड देखते हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इमीडिएट नंबर ऑफ m एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यहीं पे दिया हुआ है सेम डायरेक्शन है। m इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ p, m यहाँ पे थर्ड टू द राइट ऑफ p है, तो ठीक है। अब p की डायरेक्शन क्या होगी, p की डायरेक्शन भी आउटसाइड होगी, क्योंकि सिर्फ चार की ही इनसाइड होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है, एक n है, एक o है, एक s है, और एक हमने यहाँ रखनी है, और एक हमने क्या रखनी है, यहाँ पे रखनी है। तो m की डायरेक्शन तो हमें पता लग गया, q और m दोनों उसने बोला सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो दो अगर सेम डायरेक्शन होनी चाहिए तो वो दो तो फिर आउटसाइड ही आएगी। और p के बारे में दिया हुआ है कि m इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ p, m थर्ड टू द राइट ऑफ p है, और p इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज द पर्सन सिटिंग सेकंड टू हिज लेफ्ट, जो इसके सेकंड टू द लेफ्ट में होगा। तो चलिए पहले यहाँ पे पुट करते हैं q और m को, और इसका कंपैरिजन देखेंगे हम किसके साथ, p के साथ। अगर मैं m को यहाँ रखता हूँ, अगर मैं m को देखो यहाँ रखता हूँ, तो p कहाँ आएगा, p की डायरेक्शन मुझे पता है आउटसाइड है, उस हिसाब से कि हम डायरेक्ट ही यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हमें m को एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें p की डायरेक्शन पता है, हमें p की डायरेक्शन पता है, वो आउटसाइड देखेगा। और m लिखा हुआ है सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ p है, अगर मैं p को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं p को यहाँ रखता हूँ तो m ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब p यहीं आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज इसका राइट चल रहा है, तो m कहाँ आएगा, यहाँ पे, उसके हिसाब से q आ जाएगा यहाँ पे। और ये दोनों क्या देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब आउटसाइड o यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब o आएगा यहाँ पे, ये देख रहा है इनसाइड। अब ये जो बच गया, ये क्या बच गया, ये बच गया l, तो l को लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से सारी की सारी यहाँ पे हमने पुट कर दिया, अरेंजमेंट हमारा बन चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर, फाइनल अरेंजमेंट आपके सामने। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, 8 पर्सन की बात कर रहा है, अंकित, बॉबी, चिराग, दीपक, एलन, फ्रांसिस, गोपी एंड हीना। 8 पर्सन है ये, वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में बॉर्न हुए। ये कौन कौन से, 1965, 1974, 1978, 1984। तो चलिए मैं साथ साथ इनके ईयर भी लिखता हूँ यहाँ पे, 1965, उसके बाद कह रहा है 1974, उसके बाद 1978, 1984, 1987, 1991, 2000 एंड 2009, यही दिए हैं यहाँ पे। दीपक वॉज बॉर्न आफ्टर 1987 बट नॉट इन द ईयर 2009। दीपक के बारे में बात कर रहा है कि वो बॉर्न हुआ है आफ्टर 1987 के बाद, लेकिन 2009 में नहीं, यानी कि
2009 में दीपक नहीं आएगा, तो इसको दीपक को यहाँ से यहाँ पे अगर केस बनेगा तो मुश्किल हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरह लिख देते हैं कि दीपक जो है 2009 पे नहीं आएगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अंकित एंड दीपक इज 64। अब प्रेजेंट एजेस की बात कर रहा है कि जो अभी जो उनकी एज का सम है अंकित और दीपक का वो 64 होना चाहिए। उसके लिए हमें इन सब की पहले एज पता होनी चाहिए, तभी तो हम उनकी एज का कैलकुलेशन करेंगे, सम निकालेंगे। तो ये यहाँ पे नोट में कुछ दिया हुआ है कि ऑल कैलकुलेशंस आर डन विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट ईयर 2021। तो 2021 इसने लिया हुआ है, बेस ईयर लगा लो जहाँ से हमने इनकी एज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही मेन क्या चीज़ लिखी है 2021, तो 2000 दिया हुआ है। तो ये वाला बंदा कब बॉर्न होगा, इसकी एज कितनी होगी, 21 साल होएगी। इसकी एज कितनी होएगी, 21 साल। अब ये 9 साल बड़ा है इससे, तो इसकी एज कितनी होएगी, 12 साल। ये भी 9 साल बड़ा है, तो ये कितनी होएगी, 30 साल होएगी। ये 4 साल बड़ा है 87 वाला, तो 34। ये 3 साल बड़ा है, तो ये कितनी होगी, 37। ये 6 साल बड़ा है, तो ये होगी 43। ये भी 4 साल बड़ा है, ये होगी 47। और ये 9 साल बड़ा है, तो ये कितनी होगी, 9 बढ़ा लो इसका, कितना हो गया 56। तो ये हमें सबकी एज भी पता लग गई कि किसकी जिस साल में जो बॉर्न हुआ है उसकी कितनी एज होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एजिस का कुछ कर सकते हैं कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे देखो दीपक के बारे में उसने लिखा था कि दीपक के हम केस बना लेते हैं, क्योंकि एक 1987 के बाद 2009 में तो आएगा नहीं, दो ही बचे हैं 1991 और 2000। तो यहाँ पे दो केस बना लेते हैं दीपक के। ठीक है, तो दीपक कहाँ आएगा, एक तो दीपक आएगा यहाँ पे 2000 में, और एक दीपक आएगा यहाँ पे 1991 में। उसके बाद प्रेजेंट एजेस अंकित और दीपक की कितनी है, 64 है। अब 21 में कितना जोड़ूंगा तो 64 आता है, 43। तो इसका मतलब अगर दीपक यहाँ है तो अंकित कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। अगर दीपक 21 पे है, अगर दीपक 21 पे है तो अंकित कहाँ होना चाहिए, 43 पे होना चाहिए। तो 43 पे लिख देते हैं अंकित को। और यहाँ पे दीपक 30 पे है तो 34 पे होना चाहिए अंकित। तो ये अंकित आ गया हमारा 34 पे, दोनों का सम बन गया 64। अब आगे, द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ अंकित एंड गोपी इज इक्वल टू 6। अंकित और गोपी की 6 साल का डिफरेंस होना चाहिए। तो 43 में अगर 6 37 ही आता है यहाँ पे, ऊपर तो 4 है, ऊपर तो 4 बढ़ रही है, नीचे ही 6 कम है, यानी कि गोपी यहाँ इसके मुकाबले गोपी कहाँ होगा 37 पे। तो गोपी को रखते हैं 37 पे। तो गोपी को कहाँ रखेंगे हम, 37 पे। यहाँ पे देखो 34 से 6 कम करेंगे तो कितना आता है, 30 तो 4 कम है, तो यहाँ नीचे भी नहीं आएगा। 6 कम करेंगे तो कितना आता है, वो भी वो एज भी नहीं है यहाँ पे। और अगर हम 6 बढ़ाएंगे तो 40, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड केस हमारा यहाँ पे गोपी कहीं भी नहीं आ सकता। तो सेकंड केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, फेल हो गया। इस केस को क्या कर देंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे। ये केस हमें जरूरत नहीं है, गोपी यहाँ पे नहीं फिट हो सकता। चलिए इसको कर दिया बाहर। अब आगे, बॉबी वॉज बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर और बॉबी इज ओल्डर देन गोपी। अब गोपी से बड़ा है, यानी कि बॉबी इन्हीं दोनों में आएगा और ऑड नंबर ईयर। तो ये यहाँ पे ऑड नंबर एज नहीं कह रहा कि मैं 47 के सामने लिख दूंगा, नहीं, ईयर कह रहा है। ईयर ऑड ये है 65, तो इसलिए बॉबी यहाँ आएगा। उसके बाद द सम ऑफ फ्रांसिस एंड चिराग इज 64। फ्रांसिस और चिराग का 64 है, ये दोनों लग रहे हैं 64। 34 और 30 कितने हुए, 64। 47 के साथ तो कोई बनेगा नहीं यहाँ पे 64, तो इसलिए 34 और 30 ही बनेगा यहाँ पे। और फ्रांसिस लिखा हुआ है यंगर है चिराग से, यानी कि चिराग बड़ा है, तो चिराग ऊपर आएगा और फ्रांसिस हमारा आएगा नीचे। अब एक ही बच गया, कौन बच गया, एलन बच गया, नहीं, दो बचे हैं। 2009 पे भी लिखना है, तो इसके लिए हीना इज नॉट द यंगेस्ट। हीना यंगेस्ट नहीं है, मतलब हीना सबसे छोटी नहीं है, तो हीना कहाँ जाएगी, यहाँ पे। तो अब बच गया हमारा एक ही, एलन, तो उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यही लिखा हुआ है, हीना ओल्डर है चिराग और एलन से, तो चिराग और एलन से हीना ओल्डर ही है। हीना से ओल्डर सिर्फ बॉबी है। तो ये रहा हमारा फाइनल अरेंजमेंट, फाइनल हमारा केस ये आया जो कि हमारा आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो क्वेश्चन नंबर 10, 6 पीपल की बात हो रही है यहाँ पे। 6 पीपल है, कौन कौन से? रोहित, प्रणव, नवनीत, प्रदीप, सौरभ एंड तरुण। वर्क इन डिफरेंट कंपनीज, ये अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। जैसे नेमली उनके नाम है TCS, IBM, इन्फोसिस, HCL, सोपारा एंड SAP लैब्स एंड लाइक डिफरेंट बेवरेजेस। और उनको अलग अलग खाने की भी कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में जिनको कहेंगे पसंद है, जैसे मिल्क, टी, कॉफ़ी, सोडा, कोक एंड जूस, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो चलिए सबसे पहले इन 6 पीपल के बारे में लिख लेते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया रोहित, इसके बाद आ गया प्रणव, फिर आ गया नवनीत, फिर है प्रदीप, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर सौरभ, और फिर है तरुण। तो ये हो गया हमारे 6 पर्सन। उसके बाद क्या कह रहा है ये? तरुण वर्क्स इन इन्फोसिस बट डज नॉट लाइक कॉफ़ी। तो तरुण किस पे काम कर, कौन सी कंपनी में काम करते हैं? इन्फोसिस में काम करते हैं। तो तरुण जी हमारे इन्फोसिस में काम करते हैं और इनको क्या पसंद नहीं है? इनको कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो कॉफ़ी को यहाँ मार्क कर देते हैं कि इनको कॉफ़ी पसंद नहीं है, ताकि गलती से इनके सामने कॉफ़ी ना परोसी जाए। उसके बाद द वन हु लाइक्स टी वर्क्स इन सपोर। टी जिसको पसंद है वो कहाँ काम करते हैं? कौन सी कंपनी में? तो पारा में। तो पारा। सौरभ लाइक्स जूस, सौरभ को जूस पसंद है। कहाँ है सौरभ? ये रहे सौरभ। तो इनको क्या पसंद है? इनको दे देते हैं जूस। द वन हु लाइक्स HCL डज नॉट लाइक जूस एंड कोक। तो जिनको HCL है, जो HCL कंपनी में है, उनको ना ही जूस पसंद है और ना ही क्या पसंद है? कोक पसंद है। प्रदीप वर्क्स इन SAP लैब्स। तो प्रदीप की कंपनी का नाम क्या है? SAP लैब्स। तो कहाँ है प्रदीप? ये रहे प्रदीप जी, ये रहे SAP लैब्स। एंड लाइक सोडा, और उनको क्या बेवरेज पसंद है? सोडा। तो ये इनके लिख देते हैं सोडा। उसके बाद प्रणव डज नॉट वर्क इन HCL। प्रणव के बारे में बात हो रहा है कि वो HCL में काम नहीं करते, तो प्रणव भी HCL में नहीं है। और जूस वाले भी देखो, सौरभ भैया भी हमारे HCL में काम नहीं करते, तो ना प्रणव करते हैं ना सौरभ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बट लाइक मिल्क, लेकिन उनको पीने में क्या पसंद है? मिल्क पसंद है। तो प्रणव जी को क्या देते हैं हम? दूध। ये हो गया इनका फेवरेट बेवरेज, मिल्क। उसके बाद रोहित डज नॉट लाइक टी। रोहित को टी पसंद नहीं है। रोहित को क्या है? टी पसंद नहीं है। द वन हु वर्क्स इन IBM डज नॉट लाइक जूस। IBM, यहाँ पे भी IBM देखो, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि IBM को जूस पसंद नहीं है, यही कह रहा है ये। अब देखो टी सोपारा यहाँ तो आ नहीं सकता, रोहित को टी पसंद नहीं है, तो नवनीत में ही आ सकता है। यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे जूस है, यहाँ पे इन्फोसिस है, तो इसका मतलब टी और सोपारा कहाँ आ सकता है? नवनीत का। तो सबसे पहले इसको पुट करते हैं यहाँ पे कि ये आ गया टी, और इनकी कंपनी है कौन सी? सोपारा। उसके बाद देखो HCL यहाँ पे भी नहीं है, HCL यहाँ पे भी नहीं है, प्रणव के भी नहीं आएगा कंपनी में, सौरभ के भी नहीं आएगा, तो रोहित जी को दे देते हैं HCL। तो रोहित जी की प्लेस कौन सी कंपनी है? HCL। उसके बाद IBM देखो, IBM में सौरभ जी नहीं है, तो कौन होंगे? प्रणव होगा, तो प्रणव को कर देते हैं IBM पे। कौन सी कंपनी बच गई हमारी? जो बच गई कंपनी TCS, वो किसकी है? सौरभ की है। ये आ गई सबकी कंपनियां। अब टी यहाँ पे नहीं है, टी तो हमने पुट कर दिया। कॉफी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो कॉफी कहाँ आएगा? रोहित जी के पास। कॉफी कहाँ भेजेंगे हम? रोहित जी के पास। तो ये आ गई रोहित की कॉफी। और इसका मतलब तरुण जी को क्या पसंद है? तरुण जी को पसंद है कोक, तो इनको दे देते हैं इनकी मनपसंद चीज यानी कि कोक। तो इस तरह से ये भी फाइनल अरेंजमेंट हमारे सामने निकल के आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने, पजल को उड़ा दिया, मचा दिया, मतलब सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से ये होगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, 10 पजल्स को हमने, इंपॉर्टेंट पजल्स को, मोस्ट एक्सपेक्टेड पजल्स जो HDFC बैंक में आ सकती हैं, उनको हमने आज सॉल्व किया। और ये IBPS और RRB PO क्लर्क के खासकर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको सॉल्व करना। इनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। और भी अगर आप SBI PO की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी यहाँ पे प्लेलिस्ट लास्ट 3 इयर्स की रेडी है, जिसमें आप वहां जाके भी पजल्स को और बाकी के डिफरेंट इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल
एंड स्टे ट्यून विद अस। तो मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।